वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12th फॉर फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि कल मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आपको बताया था कि इस संबंध में दो स्थितियां उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 मैंने आपको बताया था अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, और नंबर 2 बताया था निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, जिसमें से मैंने कल आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कराया था। और उस व्यंजक में मैंने लिखा था, जो सूत्र आया था व्यंजक का, वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ न्यूटन बटे कूलम। ये सूत्र आपको मिला था। कहाँ मिला था? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है अर्थात दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात आज हमारा दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, यहां मैंने एक चित्र बना दिया है। इस चित्र में जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव AB की निरक्षीय रेखा पर या कह लीजिए अनुप्रस्थ स्थिति में है। ठीक है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, और यह माध्यम के परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा है। -q आवेश से जो बिंदु P है और +q आवेश से जो बिंदु P है वह बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी कितनी है? √r² + l², और यहां से भी यहां की दूरी √r² + l² है। ध्यान दीजिए, ये जो यहां पर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है, तो बिंदु B पर जो +q आवेश है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता BP दिशा में है, जो कि E1 से प्रदर्शित की गई है। और इसी तरह से बिंदु A पर -q जो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव AB का जो -q आवेश है बिंदु A पर, वहां से जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है, और उसकी दिशा P से A की ओर है। ठीक है। और इसकी जो परिणामी तीव्रता है E, वो यहाँ पर E दी गई है, E1 व E2 की परिणामी तीव्रता। तो ये इतने का ये जो चित्र है, मतलब ये जो इतना फिगर है, ध्यान दीजिए, ये इतना फिगर, इसी को मैंने यहाँ पर दूसरी जगह पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है। ठीक है। और इस चित्र में मैंने, देखिए, ये बिंदु P है, ये बिंदु P यहाँ बना है। इस बिंदु P से एक लाइन अगर ऐसे ऊपर खींच दी जाए और नीचे खींच दी जाए, तो ये ऊपर और नीचे खींच दी गई है। ये E1 है और ये E2 है, लेकिन ये E1 sin थीटा, ये नीचे E2 sin थीटा है। ये आपकी E1 ये वाला लाइन है, और ये E2 ये वाली लाइन है। परिणामी तीव्रता आपकी E है, और जो परिणामी तीव्रता E है वो E1 cos थीटा + E2 cos थीटा होगी। जरा इसी बात को, ये चित्र के बारे में बता रहा हूं, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा, उसको समझिए। क्या लिखा है मैंने? माना बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसकी लंब अर्धक रेखा, मतलब इसको आधा देखें तो ये मध्य बिंदु O हुआ, और इसकी लंब अर्धक रेखा पर बिंदु P है। तो इसी के बारे में बता रहा है कि माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों
प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है इसके प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। मतलब प्लस क्यू आवेश से भी उतनी ही दूर पर है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु P उतनी ही दूरी पर है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है? मैंने आपको बताया माध्यम का परावैद्युतांक है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे सूत्र होता है R स्क्वायर, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जैसे ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, अगर ये रूट हटा देंगे मतलब रूट को चाहे तो आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि 1/2 लिखेंगे और अगर इसका वर्ग किया जाए तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, मतलब घात का घात में गुणा हो जाता है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। ध्यान दीजिएगा बात को, यहां ध्यान दीजिए। अब यहां पर जैसे Q बटे R स्क्वायर हमें लिखना था, लेकिन दूरी हमारी क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, परंतु अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो घात का घात में गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, घात आएगी 1, एक घात लिखी नहीं जाती है। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। दिशा इसकी B से P की दिशा में होगा। ठीक है, प्लस आवेश से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बिंदु P पर B से P की ओर होगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E2 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे दूरी चूंकि समान है तो यहां भी वही लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन इसकी दिशा जो है P से A की ओर होगी। ये आपको दिख भी रही है, P से A की ओर E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि E1 व E2 के मान, ये जो E1 है और E2 है, ये दोनों के मान देखिए समान है। समान कैसे हैं आप देख भी रहे हैं, केवल दोनों की दिशा चिन्ह है, मतलब चेंज है, बस दिशा परिवर्तित है, बदली है, मतलब विपरीत है। तो E1 का भी मान उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 का भी मान उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, परंतु दोनों की दिशा विपरीत है। तो कहा जा रहा है कि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। E1 व E2 को AB के लंबवत, E1 व E2 को AB के लंबवत, ये आपका AB है वैद्युत द्विध्रुव, AB के लंबवत व समांतर 2 घटकों, लंबवत व समांतर 2 घटकों, कौन कौन से 2 घटकों में वियोजित करने पर, कौन कौन से 2 घटक हैं? AB के लंबवत घटक है आपका AB के लंबवत घटक है E1 साइन थीटा। AB के लंबवत घटक क्या है? E1 साइन थीटा। पुनः समझिए, जब आप जो है वैद्युत द्विध्रुव AB को लंबवत व समांतर 2 घटकों में वियोजित करेंगे तो AB के लंबवत घटक होगा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण E1 और एक माइनस क्यू आवेश के कारण E2, तो E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, ये दोनों परस्पर निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं परंतु विपरीत है। यहां देखिए, पर E1 साइन, ये जो E1 है साइन थीटा और E2 साइन थीटा,
ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन परिमाण में बराबर होने के साथ साथ विपरीत दिशा में भी हैं, तो ये इसलिए जो है परस्पर निरस्त हो जाएंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। परंतु ए बी के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर E1 व E2 के मान ऊपर से रख दीजिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा भी रहेगा, cos थीटा भी रहेगा, ये cos थीटा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहां आप ये देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों में ये इतनी चीजें कॉमन है। कॉमन तो वैसे पूरा पूरा है, ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा है, पूरा कॉमन है। कहने का मतलब चाहे आप इसको इस तरह कर लीजिए कि यहां ये पूरी वैल्यू 1 है, ये प्लस के बाद भी उतनी ही वैल्यू 1 है, तो 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, या फिर इसमें से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो यहां बचेगा cos थीटा और यहां भी बचेगा cos थीटा, तो cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कॉमन हो गया और साथ में क्यू भी कॉमन हो रहा है, साथ में क्यू भी कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना चीज कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ cos थीटा बचा, प्लस करके यहाँ cos थीटा बचा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा, ये देखिए cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, तो यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में 2 cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या होता है कि ये साइन को बताता है, ये कास को बताता है और ये टैन को बताता है। तो जो हमारा कास है वो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कास क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहां ध्यान दीजिए ये कास थीटा ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है कास थीटा आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो यानी कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इस चित्र में देखिए कि आधार क्या है और कर्ण क्या है, तो यहां ध्यान दीजिए प्लस क्यू आवेश वाले को। तो अगर इस चित्र को आप देख रहे हैं तो ये आपका एक जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये OB आपका आधार है, OB क्या है आधार है, और PB जो वो BP जो है, ध्यान दीजिए PB जो है वो कर्ण है। तो OB आपका आधार हो गया और PB आपका कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। अब यहां जो PB क्या है कर्ण है, यहां समझिए थोड़ा से, जब कोई समकोण त्रिभुज हो और हमको कर्ण का पता ना हो तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस चित्र में ये PB आपका कर्ण है और OB आपका क्या है आधार और OP आपका है लंब, OP क्या है लंब है। तो कर्ण क्या है आपका PB, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा समझिएगा, PB क्या है कर्ण,
तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात पीबी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, पावर 2 है और यहाँ पी पावर अलग अलग 2 है, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं पीबी बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर की घात 1/2। यहां से जब घात इधर जाएगी तो अभी यहाँ घात क्या है, 1 है, ब्रैकेट लगाया है और घात यहाँ क्या है, 1 है। जब ये 2 घात इधर जाएगी तो उलट जाएगी मतलब बटे में हो जाएगी, तो घात हो जाएगी 1/2। तो पीबी बराबर हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों प्लस में है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो पीबी लिखा है इसको हम लिख सकते हैं, यानी कास थीटा बराबर, समझिएगा, कास थीटा बराबर लिख सकते हैं ओबी के जगह पे तो ओबी रहने दीजिए और पीबी के जगह पे हम लिख सकते हैं ओबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर की पावर 1/2। यह लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि कास थीटा बराबर ओबी, तो जो ओबी है वो यल है, अर्थात ओबी आधार यल के बराबर है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, यल हो गया। और नीचे भी ओबी स्क्वायर लिखा है तो वो भी क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। और ओपी जो है वो आर के बराबर है, ये आर है ना आपका, आर के बराबर है, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका। इसका मतलब जो कास थीटा है, ये ऊपर जो समीकरण आपका मिला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 कास थीटा, कास थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा अब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, एक ये हो गया। इंटू में 2 कास थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा, इंटू में 2 लिखा है तो इंटू 2 तो रहेगा ही, और कास थीटा की जगह पे हमको यह लिखना है, अर्थात यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो आपको दिख रहा है यहां आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2 है और यहां आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 है। तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ ये दोनों नीचे हैं और बटे में है, मतलब बटे में है और साथ में इंटू में होने के नाते गुणे में भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ घात 1 है, यहाँ 1/2 है, तो घातें जुड़ने का मतलब 1 + 1/2 करेंगे तो 2 × 1 = 2, 1 3, क्या हो जाएगा 3/2। इसका मतलब घात हो जाएगी आपकी 3/2। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, देखिए के यहाँ पे नहीं लिखा था, लिख दिया मैंने, ठीक है, के यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ था, तो यहाँ के हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, नहीं 3/2, कितनी हो गई पावर 3/2। और ये जो 2 है और यल है ये इसके साथ में गुणे में हो गया, यानी 2q यल, क्या हो गया 2q यल हो गया। अब आप समझिए, जैसा कि मैंने आपको कल वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव
किसी एक आवेश, मतलब चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने वहां पर आपको बताया था, सूत्र बताया था, P बराबर 2QL, 2QL, और यहां हमको P मतलब 2QL मिल भी रहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो यल है वो आर की तुलना में क्या है, बहुत कम है। या आप यूं समझिए कि आर की तुलना में यल को नगण्य मान लीजिए, आर की तुलना में यल को नगण्य मान लीजिए, अर्थात आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं परंतु आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल। जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल है, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां देखिए मिटा रहे हैं इसको, क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R स्क्वायर, और जैसा कि मैं यल स्क्वायर को नगण्य मान रहा हूं, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, यानी यल को हम छोड़ रहे हैं, नगण्य है तो छोड़ दीजिए। जब छोड़ देंगे तो यल स्क्वायर को छोड़ दिया तो केवल बचा अंदर R स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर केवल क्या बचा, R स्क्वायर, और R स्क्वायर बचा, और पावर तो 3/2 रहेगी ही, तो पावर आपकी हो गई 3/2। अब घात का घात में गुणा होता है, तो ये घात से घात क्या हो गई, कट गई, अर्थात R की पावर बनी 3, R की पावर कितनी बनी, 3। अगले स्टेप में लिख के दिखा रहे हैं आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R क्यूब, परंतु वायु अथवा निर्वात के लिए, तो ये हमारा ये अगला स्टेप है, फिर ध्यान दीजिए, परंतु वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, 1, के बराबर 1, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। तो इस सूत्र में जहां के है वहां 1 लिख देंगे, कल भी मैं के जगह पे 1 लिखा था, तो क्या हो जाएगा हमारा नया सूत्र, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब, और ये हमारा सूत्र मिल गया न्यूटन बटे कूलम। ठीक है। तो जैसा कि आप इस सूत्र को देख रहे हैं, और इस सूत्र में देखिए, तो कल जो मैंने आपको सूत्र बताया था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वो सूत्र आपको मिला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यूब। ध्यान दीजिए, कल जो सूत्र मिला था वहां था 2P बटे R क्यूब, आज जो सूत्र मिला है इसमें केवल P बटे R क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। कितनी होती है, 2 गुनी। मतलब यहां देखिए 2 से गुणा है ना पूरे में, यहां 2 लिखा है, इसका मतलब पूरे में क्या है, 2 से गुणा है, और ये अगर 2 हटा दीजिए तो ये इतना हो गया, और लेकिन ये जो तीव्रता है ये क्या निरक्षीय स्थिति में है, तो इसका मतलब निरक्षीय स्थिति की जो तीव्रता है उसकी 2 गुनी अच्छी स्थिति में तीव्रता होती है किसी बिंदु पर। ठीक है। तो ये सूत्र आपने कल पढ़ा था, दोनों को आप मैच करा कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वह निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपको हमने बता दिया है। ठीक है,
अब इसमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। और एक बात ध्यान दीजिए, मैंने पीछे आपको पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण, बात को समझिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। फिर बात को समझिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। परंतु वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता यदि निकालेंगे तो दूरी के घात 3 यानी कि घनमूल, यानी कि नहीं घनमूल नहीं, घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान दीजिए, अर्थात E व्युत्क्रमानुपाती 1/r³। ठीक है, फिर बात को समझ लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए। जो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी r की तृतीय घात 3 तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज हमने आपको ये बताया है, इसको आप समझ लीजिए। एक बार इस डेरिवेशन को हम आपके सामने फिर समझा दे रहे हैं थोड़ी देर में, कैसे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, और इसमें मैंने E1 E2 की वैल्यू ऊपर से रख दिया है, cos थीटा जोड़ दिया, सेम वैल्यू था, 2 cos थीटा आ गया, cos थीटा की वैल्यू निकाला, cos थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जहां cos थीटा था वहां cos थीटा की वैल्यू मैंने रख दिया है, ये वैल्यू रख दिया है। और उसके बाद इस नीचे जो 1/2 घात है इसकी r² प्लस l² की, इसको इसके साथ जोड़ दिया, घात का घात में जोड़ दिया, चूंकि आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। और उसके बाद जो आगे मैंने किया वो आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, और कल हमारा तीसरा रहेगा बिंदु। कौन सा रहेगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आज था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कल था 8वें लेक्चर में, और 9वें लेक्चर में था निरक्षीय स्थिति में। तो अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो किसी भी बिंदु पर रहेगा, अक्षीय अथवा निरक्षीय से अलग हट करके किसी बिंदु पर। धन्यवाद।